Hey everyone, welcome back to another session with NCERT Mind Map and Highlight series of class 11th. आज की क्लास में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 5 माइंड मैप करने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसियस एक्सचेंज। सो हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है मैकेनिज्म है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से या तो ये एक्सचेंज इजीली हो सकता है, फास्ट हो सकता है या धीरे हो सकता है, ठीक है। कौन सी गैसेस हैं? 2 गैसेस जिन पे हम फोकस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी के लिए इन दोनों की एक्सचेंज के लिए क्या क्या फैक्टर्स है। तो पहला हो गया तुम्हारा थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब बाई चांस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। इधर देखो, रेस्पिरेटरी और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का। ये होगी तुम्हारी एल्विलाई और यहाँ पे कैपिलरीज दी हुई हैं, ठीक है। एल्विलाई की जो लाइनिंग है वो बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम से, और ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है इसको हम, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, बट कैपिलरीज में हम इसे एंडोथीलियम बोलते हैं। एक अच्छा सा नाम देती है, जैसे तुम्हारा निकनेम होता है वैसे इसका नाम देती है, ठीक है। अब ये जो बीच में होती है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन की कभी तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू एसेलुलर है, वो एक सेल है ही नहीं, तो उसके पास खाना कैसे जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन ही उसे सपोर्ट, इलास्टिसिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं कभी भी तुम्हें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सिंपल स्क्वैमस लेयर बनी होती है, किसमें? एल्विलाई में, ठीक है। बेसमेंट में 3 चीजों से बनी है तुम्हारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सिंपल स्क्वैमस लेयर ऑफ एल्विलाई, एक एल्विलाई है। दूसरा तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो बीच वाला मैंने बोला, ये क्या करती है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ से जो भी खाना जाता है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन जाता है, ठीक है। दिस इज द मेम्ब्रेन बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड वेसल। कभी भी एपिथेलियल टिश्यू बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन की नहीं होगी, याद रखना ये, ठीक है। एंडोथेलियल, जो ये तुम्हारा कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज, इसकी जो लेयर होती है वो भी स्क्वैमस होती है, पर स्पेशल नाम दिया हुआ है, दैट इज योर एंडोथेलियम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर आ जाते हैं, तो थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी, जो ये 3 मेम्ब्रेन दिखाई है ना, उसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। अगर तो इनकी थिकनेस ज्यादा हुई तो क्या हो गया? डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अगर तो इनकी थिकनेस कम हुई तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर पतली सी है तो ज्यादा डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन की थिकनेस होती कितनी है? लेस देन 1 mm, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लेसर द थिकनेस, मोर विल बी द डिफ्यूजन। सेकंड क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब जो गैसेस हैं, स्पेशली हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उनका पार्शियल प्रेशर कैसा होता है वो देख रहे हैं। जहां ज्यादा होता है वहां से वो कम में जाती है, ठीक है। सो प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, पार्शियल प्रेशर होता क्या है वो देख लेते हैं। एक इंडिविजुअल गैस का, एक पर्टिकुलर गैस का मिक्सचर ऑफ गैसेस पे, जैसे मैंने ए बी सी डी ये सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस ले ली, इसमें सी का कितना प्रेशर है इन सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस में, अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलेंगे, ठीक है। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? इधर देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, उसी टेबल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो आप टेबल देख लेना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, एल्विलाई में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमिक वेन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमिक आर्टरी। ये PYQ है, तो तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजनेटेड याद रख लो और सिस्टमिक आर्टरी आए तो फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखते हैं? तुम याद कर सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू में सेम होता है। एनसीईआरटी में अलग अलग टेबल दी हुई है और ये लेकिन सेम होता है। इसकी रीडिंग तुम एक बार चेक करना, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड वाले पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू द ब्लड प्लाज्मा। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत तरीके से हमारे जो गैसेस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो एक तरीका है सॉल्युबल, कि वो जो प्लाज्मा है, जो पानी है तुम्हारे पानी में, उसमें वो सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोई सॉल्युबल होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर है तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन पे, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी 20 to 25 मोर सॉल्युबिलिटी है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा हीमोग्लोबिन पे भी बाइंड कर सकता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन पे बाइंड कर सकता है, ठीक। ऑक्सीजन हैज लीस्ट सॉल्युबिलिटी अमंग ऑल दीज थ्री, ठीक है। 200 to 250 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबिलिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कितना खतरनाक है देख लो तुम। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन इज हायर देन द ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो तुम्हें पता होना चाहिए वो ये,
कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कहाँ से कहाँ तक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तुम्हारी एल्वेलाई से ब्लड में जाती है। एल्वेलाई टू ब्लड कौन सी जाती है? एल्वेलाई में बाहर से गैस आई है तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ड्यू टू कैटाबॉलिक एक्टिविटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तुम्हारी ब्लड से एल्वेलाई में। नेक्स्ट, ब्लड टू टिश्यू क्या जाता है? ब्लड में अभी हमने ऑक्सीजन भर लिया तो ब्लड टू टिश्यू क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। टिश्यू ने क्या किया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो उसने क्या किया? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने नोट लिखा है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। Gaseous exchange takes place through the simple diffusion. याद रखना किस तरीके से एक्सचेंज होती है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, gases move from the alveoli to blood और vice versa. So ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? वही जो 3 मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है। कौन सी मेम्ब्रेन है? इसी मेम्ब्रेन के थ्रू तुम्हारी डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। कहाँ पे? एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। So that's all we have in today's class, because if I'll go for oxygen and carbon dioxide वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। So we'll see you in the next class. Till then, bye bye, take care.